हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस इट इज़ स्टडी डिफेंस एग्जाम्स चैनल। ओके, चलिए, हाँ, आपको पता है एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का इंग्लिश मॉक टेस्ट चल रहा है इधर मिशन 500 के अंडर, है ना। मिशन 500 प्लस करवाएंगे क्योंकि 25 दिन में 25 प्लस मॉक टेस्ट करवा देंगे। सेट नंबर 3 है, बाकी के 2 सेट्स हो गए हैं। 20 नंबर यहाँ से आपके पक्के हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जाऊँ जो आपने पेपर में देखे होंगे या फिर पेपर में आ चुके होंगे। ओके, और ये बिल्कुल लेटेस्ट सीबीटी पैटर्न के ऊपर है, यानी सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, जो कंप्यूटर में ही टेस्ट देते हैं। तो ये एक्स एंड वाई दोनों के लिए है। तो जिनको नहीं पता इनके बारे में उनको भी शेयर कर दीजिए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कॉम्प्रीहेंशन से शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा हमेशा कॉम्प्रीहेंशन से शुरू होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट, रीड द पैसेज एंड आंसर द आइटम्स बेस्ड ऑन द पैसेज। पहले पैसेज को पढ़ो और फिर जो आंसर देना है हमको, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन की तरह। द एमरजेंस ऑफ पेपर मनी एज करेंसी मार्क्ड अ मेजर चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ट्रांजेक्शन। जो पेपर का यानी जो पेपर मनी का एमरजेंस था, बदलाव था, एक करेंसी के रूप में एक मेजर चेंज आया था। कहाँ पे? फाइनेंशियल मार्केट और ट्रांजेक्शन्स में। जब तक ये नहीं था तब तक हमारी करेंसी ज़्यादातर किस में थी? मेटल्स में थी, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर में थी। ओके, फिर कॉइन डायरेक्टली लिंक टू जो सोने की वैल्यू थी और जो चांदी की वैल्यू थी उसमें कन्वर्ट करी गई, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करी गई। बिकॉज पहले जो मान लीजिए सोने का सिक्का था पर उस पर 1 रुपये लिखा हुआ था, तो जो राजा थे वहाँ के, वो सोने का सिक्का 1 रुपये का ही होता था। ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, जैसे हमें किसी सब्जी को खरीदने के लिए 3 सोने के सिक्के देने पड़ते थे, 4 चांदी के सिक्के, ऐसे होता था। ओके, लेकिन अब क्या है, अब तो सोना आपका 55,000 45,000 ऐसे चल रहा है 10 ग्राम का। बाय कॉन्ट्रास्ट, यानी इसके ऊपर जो पेपर करेंसी का जो वैल्यू है वो कोई रिलेशनशिप नहीं है पेपर के ऊपर, बिकॉज वो एक कागज़ ही है जिसके ऊपर हमने प्रिंट करा गया है। लेकिन उसके ऊपर जो आरबीआई की हमारे जो भारत का एम्बलम है और आरबीआई की हस्ताक्षर है, वो सब छप गए हैं, तो तब उसकी वैल्यू हो जाती है। आपके हाथ में भी एक कागज़ होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर वही कागज़ के ऊपर मैं प्रिंटिंग कर दूँ, मतलब मैं नहीं, जो प्रिंट जहाँ से हमारे नोट प्रिंट होते हैं, है ना, मिंटिंग होती है इनकी, ये पूरा प्रिंट होके मिंटिंग होके आ जाए, तो उस सेम कागज़ की वैल्यू जो पहले कुछ नहीं थी वो 500, 1000, 10 रुपये ऐसे हो जाती है। ओके, तो जो एक आइडिया था पेपर मनी के पीछे का, वो एक मीडियम था कि लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में आसानी हो, ठीक है। और जब तक कि ये एज लॉन्ग एज इट रिप्रेजेंट वैल्यूज़ कन्विंसिंगली, मतलब आराम से, थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो रहा, जैसे कि एज लॉन्ग एज इट इंस्पायर ट्रस्ट, मतलब जब तक इस पे ट्रस्ट है। जैसे कि ट्रस्ट का इन द सेंस यहाँ पे हो गया कि नकली नोटें भी तो निकलती है ना, उस पर हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? अब आजकल 500 की नकली नोटें निकल रही हैं, नई नोटें, तो आप कैसे कर सकते हैं? पहले 1000 की निकलती थी। ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन फंक्शन एज मनी। कोई भी चीज़ ऐसा मनी के रूप में फंक्शन कर सकती है अगर उसे लोगों द्वारा मान्य दी जाए, और सरकार के द्वारा भी। जो ये आइडिया है ये क्रेडिट मार्केट में आया था, इसने पूरा बैंक और फाइनेंस का जो है स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इसने पूरी इकोनॉमिक लाइफ चेंज कर दी थी। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं एक पेज पे 2 क्वेश्चन लाता हूँ, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, बिकॉज मैंने देखा है कि क्वेश्चन छोटे छोटे हो जाते हैं तो आपको पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 1, जो पैसेज है ये, है ना, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत, किसी भी पेपर में, इंडियन कोस्ट गार्ड के पेपर में भी ऐसे आते हैं, और आपका नेवी के एसएसआर पेपर में, ठीक है, नेवी के एसएसआर पेपर में ऐसे आते हैं। प्लस आपका एयरफोर्स में तो आधा ही आता है, क्योंकि एमआर में इंग्लिश तो होती नहीं, साइंस, मैथ्स और आपका जीके होती है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पैराग्राफ है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें स्टोरी नहीं बता रहा, ये हमें स्क्रिप्ट नहीं बता रहा, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है पैसों से रिलेटेड कि कैसे क्या हुआ था। तो ये जो स्टाइल है ये है इंफॉर्मेटिव स्टाइल, ठीक है। क्या है ये? इंफॉर्मेटिव स्टाइल है, जो इन्फॉर्मेशन दे वो इंफॉर्मेटिव स्टाइल है। आर्ग्यूमेंटेटिव तब होता है जब यहाँ पे किसी 2 लोगों का भाषण सुनाया जा रहा होता है, या फिर जो आर्ग्यूमेंट होता है यानी जो बहस होती है वो दिखाई जाती, सुनाई जाती, लिखी होती, तो हम उसे कहते हैं कि जो ये आपका पेपर है ये कैसा है? आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल है। लेकिन नहीं, इसमें हम इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो क्या है? इन्फॉर्मेटिव स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 2,
इस पैसेज के अनुसार, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है एक करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए? तो पीछे क्या लिखा था कि ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, इट शुड इंस्पायर ट्रस्ट, जैसे कि ये लिखा हुआ है। और क्या है ऑप्शन में, इट शुड हैव जीरो और मिनिमल इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी है। एक मिनट, पेन, हाँ ये रहा पेन। इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी है। ओके, क्या है इसका आंसर, बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही मैंने चिपका दिया है फिर से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पेपर मनी? पेपर मनी को एक एक तरह से क्या ज़रूरत थी, मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न था आपका मेन रीज़न क्या था आपका? मेन रीज़न था आपका, एक मिनट, हाँ मेन रीज़न था आपका कि ऑप्शन नंबर 2 था इसका मेन रीज़न कि इसे एक फैसिलिटिंग गुड्स एंड सर्विस के रूप में इस्तेमाल करा जाए। मीडियम क्या होता है, इस्तेमाल करा जाए, किसी चीज़ को राह दिखाई जाए ना, मीडियम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अकॉर्डिंग टू पैसेजेस, पैसेज के अनुसार क्या चीज़ ने इकोनॉमी में मेजर चेंज लाया? तो क्या चीज़ लाया, इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मनी। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है जो दिस चेंजेस इन टर्न प्रोड्यूस फर्दर चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 नंबर पक्के हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपके 4 नंबर पक्के हो गए। पैसेज से आंसर करना बहुत आसान होता है। अब आगे हम इजी क्वेश्चन की तरफ, है ना, ये तो इजी होता है। ओके, क्या होता है, ये इजी होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जंबल वर्ड्स को अरेंज करना है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि देखिए हैमलेट, हैमलेट एक बुक है ना, हैमलेट जो है एक बुक है शेक्सपियर के, जो एक मतलब बहुत पॉपुलर थी उस टाइम पे, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, अब मैंने आपको हिंदी में बता दिया। तो हैमलेट इज़ अ पॉपुलर वर्क बाय शेक्सपियर, यानी एस से ढूंढिए कहाँ पे, एस से, SPQR, टाइम भी नहीं लगा, जहाँ पे एस आ गया वहाँ, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में कहीं पे एस आगे नहीं है, तो आ गया SPQR। हैमलेट इज़ अ पॉपुलर वर्क बाय शेक्सपियर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मैंने आपको बताया था क्या होता है, सिमिलर, है ना। सिनोनिम क्या होता है, सिमिलर। एक्यूरेट, एक्यूरेट क्या होता है, एक्यूरेट होता है आपका एकदम करेक्ट जिसे कहते हैं, है ना, एकदम करेक्ट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेट का मतलब होगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट क्या होता है, उल्टा, है ना, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पर्यायवाची। मस्टर, मस्टर मतलब क्या होता है, मैं मस्टर मतलब आपको बता दूं कि जो मस्टर मतलब होता है असेंबल करना, ठीक है, बेसिकली किसी जंग के लिए, किसी जंग के लिए असेंबल होना। और इसका उल्टा क्या होगा, अगर ये असेंबल होना है तो डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना। इसका मतलब होता है एकजुट होना, और डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना। ओके, और बाकी मैं आपको बताता हूँ जो कन्वीन है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है, इसका मतलब होता है किसी मीटिंग के लिए इकट्ठा होना, ठीक है। वॉर का अलग बात है, मस्टर होता है वॉर के लिए इकट्ठा होना, कन्वीन होता है मीटिंग के लिए इकट्ठा होना। असेंबल होता है जहाँ पे 4 लोग 5 लोग 6 लोग, जितने भी लोग, 2 लोग ही असेंबल हो गए उसे असेंबली कहते हैं, है ना। असेंबल होना, कहीं पे खड़े होना, ग्रुप में जाना, गैदर होना। और आपका मोबिलाइज क्या होता है, मोबिलाइज होता है कि हम प्रिपेयर कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए ट्रूप्स को सर्विस एक्टिव करने के लिए, ठीक है, एक्टिव सर्विसेज के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें वन वर्ड देना है ना, वन वर्ड वाले आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आजकल। वन वर्ड वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साइंस ऑफ रीजनिंग, साइंस ऑफ रीजनिंग को साइंटिफिक नहीं कहते, बहुत ज़्यादातर बच्चे यही लगाते हैं। साइंस ऑफ रीजनिंग को कहते हैं लॉजिक, ठीक है, लॉजिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें से करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड ढूंढना है, ठीक है। इसमें ये नहीं ढूंढना कि कौन सा इनकरेक्ट है, इसमें ढूंढना है करेक्ट स्पेलिंग वाला। देखिए एक्वेरियम, एक्वेरियम पतला है सबको, जिसमें मछली रखते हैं, उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, एक्वा, ठीक है, एक्वारियम, एक्वारियम ऐसे याद रखिए, ठीक है, ऐसे स्पेलिंग भी याद रहेगी। आपका सी मैंने ज़्यादा गलत लगा दिया, है ना, सी जो है नहीं आता एक्वेरियम में। इसे पढ़िए एक्वा, एक्वा मतलब वाटर, और एक रियम मतलब होता है किसी ग्लास का या फिर कुछ भी जिसमें हम किसी चीज़ को स्टोर कर सकें, ठीक है।
तो यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे आई है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इससे आपकी वोकैब भी ठीक हो जाएगी इन्हीं 25 क्लास को लेते लेते। और प्लस सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस की स्पेलिंग क्या होती है ना, सीक्वेंस की जो स्पेलिंग है वो क्या होती है, यहाँ पे इन्होंने गलत लिख रखा है, यहाँ पे भी सी हटा देंगे तो काम बन जाएगा, सी हटा देंगे तो स्पेलिंग सही हो जाएगी। और जो बॉकेट है ना, ये होता है एकदम ये इसमें सही स्पेलिंग है। और जो बॉकेट है उसका मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर्स यानी जो फूलों का समूह हम कर लेते हैं, जैसे गुलदस्ता कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बॉकेट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, बस फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, हाँ यहाँ पे सी सॉरी एस हटा के सी लगा देंगे तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इडियम और फ्रेज यानी मुहावरे चलिए पढ़ते हैं। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में तेल डालना, नहीं मज़ा नहीं आया यहाँ। इन लोग का जो मतलब ये बाहर के देशों का है, तो ये कहावत अच्छी नहीं है। एक्चुअली ये कहावत होती है आग में घी डालना। ठीक है, क्या आग में घी डालना। अब इनके यहाँ घी होता नहीं तो कहाँ से डालेंगे घी, ये तो तेल ही डालेंगे, है ना। इनके यहाँ तो बटर होता है, नकली बटर जिसमें नमक ज़्यादा होता है। आग में घी डालना, तो आग में घी डालना का मतलब होता है टू मेक एन आर्ग्यूमेंट और बैड सिचुएशन वर्स, है ना। कोई जैसे दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही होती है, तो वहाँ पे एक जना ऐसा कहीं ना कहीं होता है जो फालतू के काम करता है और उसको मतलब चिढ़ाता है, गुस्सा कराता है, तो उसको कहते हैं आग में घी डालना, यानी ऐड फ्यूल। इंग्लिश में याद करना, ऐड फ्यूल टू फायर, हिंदी में आग में घी डालना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें करेक्ट सेंटेंस डालना है ना, करेक्ट सेंटेंस डालना है। इन ऑर्डर टू गिव अप स्मोकिंग यू नीड टू एक्सरसाइज ग्रेट क्या, तुमको स्मोकिंग यानी धूम्रपान छोड़ने के लिए, तुम्हें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें सबसे ज़्यादा एफर्ट की पड़ती है क्या। उसमें हम खेती करते हैं हल जोतना होता है कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, विल पावर की ज़रूरत पड़ती है, मन की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ हमें ये काम नहीं करना तो नहीं करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। द पेंट इज़ कमिंग, इसमें भी करेक्ट वर्ड, द पेंट इज़ कमिंग ऑफ फ्रॉम दी कहाँ, सीलिंग तो खुद एक सील होता है, सिमुलेट ये सब नहीं। सीलिंग का मतलब होता है छत, जो आपके घर के अंदर से छत होती है, जहाँ पे आपका पंखा लगता है ना, होता है ना सीलिंग फैन, सीलिंग लाइट उसे कहते हैं, ये वाली सीलिंग है। और जो छत के और जो जहाँ पे आप छत पे पतंग उड़ाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, हवा लेने जाते हैं, उसे टेरेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नाउन फॉर्म क्या होगा अक्यूज़ का नाउन फॉर्म होगा, देखिए सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया था, ये ढूंढा लगा दिया, एक्विजिशन हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एडजेक्टिव बताना है एक्ट का, एडजेक्टिव बनाता है एक्ट का। अब देखिए यहाँ पे ये रहा, एडजेक्टिव के लिए मैंने ट्रिक्स बताई थी, है ना, हिंट जो थे वो मैंने दिए थे, तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्टिव हो गया। पहली क्लास जिसने देखी होगी उसको पता होगा। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द, यानी पैसिव, एक्टिव है, पैसिव बनाना है। दिस एंड्रॉयड कैन परफॉर्म ऑल द प्रोग्राम्स परफेक्टली वेल। अब जो सब्जेक्ट है हमारा, वो सब्जेक्ट क्या है बताइए, सब्जेक्ट है एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है द प्रोग्राम्स, है ना, क्योंकि वो प्रोग्राम्स को कर रहा है, जो क्या बोलते हैं प्रोग्राम को चला रहा है। एंड्रॉयड जो है सब्जेक्ट है और प्रोग्राम जो है ऑब्जेक्ट है। तो दिस एंड्रॉयड कैन परफॉर्म ऑल द प्रोग्राम्स परफेक्टली वेल, तो ऑल द प्रोग्राम्स पीछे आ जाएगा। ठीक है, सही है, इन चारों ऑप्शन में ऑल द प्रोग्राम्स जो है पीछे आ जाएगा। अब जो इसके बाद आएगा, यहाँ पे कैन है, तो इसकी शुरुआत कैन से करते हैं, कुड नहीं आएगा, कैन आएगा, कुड नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज ये एंड्रॉयड है, ये करता रहेगा, इसने ऐसा नहीं बोला इस सेंटेंस में, ये कह रहा है कि ये कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, इसने ये बोला, ये नहीं कह रहा कि कर चुका है या करेगा, नहीं, ये कर रहा है। ठीक है, तो कैन हैव बीन परफॉर्म्ड, क्या उसने ये बोला है क्या बोलते हैं ऑप्शन में कि हाँ वो कर सकता था, कर सकता है, नहीं, उसने कहा है करता है मतलब कैन बी परफॉर्म्ड परफेक्टली वेल बाय दिस एंड्रॉयड। तो इसका आंसर क्या हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच सबसे ईजी है ना, बता रखा है आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने का। नीमा ने कहा कि आई एम सेंडिंग एन ईमेल टू मान्या, मैं मान्या को एक ईमेल भेज रही हूँ। नीमा ने क्या कहा, ये मान लीजिए नीमा ने कहा, ठीक है, ये मैं किसी तीसरे बंदे को बता रहा हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा कि भाई नीमा ने कहा था कि वो मान्या को ईमेल भेज रही है। नीमा ने कहा था, ठीक है, नीमा ने कहा था, नीमा सेज दैट, ठीक है, यहाँ पे सही आया है। इस सेइंग दैट नहीं, कह नहीं रही है, सेज दैट शी हैज़ सेंट, वो तो भेज रही है ना, उसने भेज थोड़ी दिया, वो तो भेज रही है, तो ये गलत, ऑप्शन नंबर 2 गलत, सेइंग दैट वो कह नहीं रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत, सेज दैट, ठीक है, वो क्या कह रही है, शी विल बी सेंडिंग, क्या वो भेज रही थी, नहीं, वो भेज रही है, वो भेजने वाली नहीं है, वो भेज रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, इसी सेंडिंग एन ईमेल टू मान्य, यहाँ पे 2 आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, क्रिकेट्स। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर एस देख के ना आर लगाएंगे, बिकॉज जो, अब देखो मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस है और ये एक क्या बोलते हैं आपको प्लूरल लगेगा, है ना, बहुवचन लगेगा, इसलिए आप आर लगाएंगे। इसका आंसर वैसे होगा इज़, आर नहीं होगा, इसका आंसर होगा इज़। इज़ क्यों होगा, देखिए डेंगू हो गया, ये मलेरिया हो गया, कोई भी वायरस हो गया, कोई भी बीमारी हो गई जो हमें लगती है, हम उसे आर के रूप में प्रोनाउंस नहीं करते, बिकॉज वो एक सिंगल होता है, ठीक है। हम ये थोड़ी कहेंगे अरे उसे बुखार हो गए हैं, बुखार हो गए हैं, ये थोड़ी कहेंगे, हम तो यही कहेंगे ना उसे बुखार हो गया है, ठीक है। उसे डेंगू हो गया है, हम ये कहेंगे, ठीक है, गॉड ब्लेस किसी को हो ना, उसे डेंगू हो गए हैं, हम ये थोड़ी कहेंगे, डेंगू कोई प्लूरल चीज थोड़ी, तो सिंगुलर है, एक बीमारी का नाम है, बीमारी का एक नाम है, बीमारी के कई नाम नहीं है, ठीक है। मतलब किसी भी बीमारी का कोई एक ही नाम होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बीमारी तो बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी कैसे मिलता है, ठंडियों की धूप से, तो ठंडियों की धूप लिया करो। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस चुनना है ना, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल जो भी। क्या लिखा है यहाँ पे, ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट, तो यहाँ पे स्पीकिंग के बारे में दिखाना है, इसका मतलब वो कम बोलता है, ठीक है। तो व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट, इसका मतलब है कि वो दर्शा रहा है कि जो जो भी इंसान बोल रहा है उसके बारे में, वो हमेशा उसके साथ रहता है, उसने नोटिस करा है। अगर हमेशा करा है तो यहाँ पे आएगा ऑलवेज स्पीक्स। अब कैसे इसका आंसर पता लगाते हैं, ही ऑलवेज स्पीक्स, वो हमेशा कम ही बोलता है जब वहाँ पे अजनबी लोग रहते हैं। ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग, वो तो कम बोल रहा है ना, बोले थोड़ी जा रहा है। वॉज ऑलवेज स्पीकिंग नहीं, वॉज क्यों आएगा, वॉज तो किसी हालत में नहीं आएगा। हैड ऑलवेज स्पोकन, ये भी पास्ट टेंस हो गया, ये भी पास्ट टेंस हो गया, तो ये दोनों आएंगे ही नहीं। इज़ ऑलवेज नहीं आएगा, ऑलवेज आएगा, ठीक है। इज़ ऑलवेज नहीं आएगा, ऑलवेज आएगा। ऑलवेज स्पीक्स, वो हमेशा कम बोलता है, ठीक है, वो हमेशा क्या है, क्या बोलता है, कम बोलता है। क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट डिटरमाइनर से इसको भरना है। दे वर जस्ट लाइक एनी डैश यंग कपल, वो बिल्कुल एक, वो बिल्कुल किसी उनकी तरह ही थे, वो बिल्कुल किसी एक कपल की तरह थे, ये यंग कपल की तरह थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनदर की तरह, दूसरे की तरह नहीं, सम कुछ की तरह नहीं, आइदर, आइदर तो आ ही नहीं सकता, आइदर किसी केस में नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, अनदर नहीं आएगा, अदर आएगा, अनदर नहीं आएगा, अदर आएगा। क्यों, दे वर जस्ट लाइक एनी अदर कपल, वो उन्हीं कपल्स की तरह हैं जो होते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम अदर किसके लिए लगाते हैं, उन्हीं की तरह कुछ लोग करके, इस सेंटेंस में इसका मतलब ये बता है। क्वेश्चन नंबर 20, अब यहाँ पे जो एरर है, अगर ठीक है आपको लगता है तो लगाइए, नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन है, पर हम सबसे पहले सारी चीज़ पढ़ेंगे। सपोजिंग इफ़ दे रिजेक्ट, यहीं पे अगर जिसने ढंग से पढ़ा होगा, जिसने पहली क्लास ली होगी, जिसने दूसरी क्लास ली होगी, उसको अभी तक इसका आंसर पता चल गया होगा, है ना। यहाँ पे कहाँ गलती है मालूम है, चलिए मैं आपको अभी मैं पूरा पढ़ता हूँ। सपोजिंग इफ़ दे रिजेक्ट योर आइडिया व्हाट विल यू डू टू सेव गार्ड योर डिग्निटी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लो कि तुम्हारा आइडिया
रिजेक्ट हो गया, तब तुम क्या करोगे अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए? यहाँ पे जो सपोजिंग है ना, यही गलत है। यहाँ पे आएगा सपोज, बिकॉज इफ़ आ रहा है, सपोजिंग नहीं आएगा। सपोजिंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो किसी और को नहीं कह रहा है, ठीक है, वो कह रहा है दूसरे को, समझ रहे हो? कह रहा है मान लो, ठीक है, ये थोड़ी कह रहा है मान लेते हैं। मान लेते हैं वो ये नहीं कह रहा है, वो अपने बारे में नहीं बोल रहा, वो दूसरे के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे आएगा मान लो कि तुम्हारा आइडिया अगर रिजेक्ट हो जाता है, सपोज इफ़ दे रिजेक्ट योर आइडिया। तो इस यहाँ पे कहाँ पे गलती है? ऑप्शन नंबर ए में गलती है। ऑप्शन नंबर ए में गलती है। कहाँ पे? सपोजिंग में। सपोजिंग की जगह सपोज आएगा। अब तो जो ओमिटिंग वाले नहीं आते, मतलब ओमिटिंग होता है कि जहाँ पे एरर होता है उसको छाटो और ऑप्शन में आपको दे रखा होगा कि क्या आना चाहिए, है ना। वैसे भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, एज अ प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर बाई चांस आ गया किसी शिफ्ट में तो आपको क्या बोलते हैं, आप आराम से उसे फोड़ के आ जाओ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादातर मैं आपको ऐसे करवाऊंगा, लेकिन आगे चलते चलते आपको ओमिटिंग के भी करवाने लगूंगा। उसे ओमिट करना कहते हैं किसी गलत चीज़ को ठीक करना। ओके, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म हो जाती है ना। लाइक कर दीजिएगा, आप करते नहीं हैं। डाउट कोई हो तो पूछिएगा। और कल बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, एक के तो 20 में से 20 आए थे, एक के 16 में से 16 आए थे, बाकी के 4 नंबर कहाँ गए? 4 नंबर भी आने चाहिए ना। थैंक यू बोल रहे थे, अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही रोज़ टेस्ट करा करो, ऐसे 20 में से 20 आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन प्रेस कर लो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। टेलीग्राम पे इसकी PDF टाइम से मिल जाएगी, है ना, तो ज्वाइन कर लेना, ऐसा ही लिंक होगा। और प्लेलिस्ट जो है इंग्लिश के मॉक टेस्ट के लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे होगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा उसके सामने, प्लेलिस्ट इंग्लिश मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट। तो आप उसे भी क्या बोलते हैं देख सकते हैं, जिनको प्लेलिस्ट की ज़रूरत होती है ना। प्लेलिस्ट से वीडियो जो है आसानी से मिल जाती है। तो तब तक के लिए अब कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।